नहीं नैना जी देखिए, इसमें एक बात समझने की जरूरत है कि हम्म। आप कोई भी राष्ट्र जो मध्यस्थता का रोल अदा करता है, उस राष्ट्र की एक हस्ती होना चाहिए, वो हम्म। एक शख्सियत होना चाहिए, उसमें ताकत होना चाहिए। हम्म। और वो सबसे बड़ी बात है, वो गारंटर भी होना चाहिए। हम्म। तो इस्लामाबाद में कोई बातचीत होती है तो इस्लामाबाद गारंटर नहीं बन सकता, क्योंकि पाकिस्तान की हैसियत इतनी नहीं है, हम्म। क्योंकि वह तो कर्ज पर पलने वाला देश है। तो हम्म। यहां पर यह समझ नहीं आता कि ट्रंप कैसे ये निर्णय ले रहे हैं कि इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत की जाए। हम्म। इसके बजाय यदि मध्यस्थ यूरोप हो, हम्म। मध्यस्थ मान लीजिए पुतिन हो, या हम्म। मध्यस्थ चीन भी हो, तो ये वो ताकतवर देश है जो गारंटर के तौर पर यह हम्म। कह सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि हम्म। जो कैंप डेविड समझौता हुआ था, हम्म। जिसमें मिस्र और इसराइल के बीच किसने मध्यस्थता की थी? अमेरिका ने मध्यस्थता की थी, और उसका परिणाम अच्छा हुआ था। तो हम्म। मध्यस्थ देश का ताकतवर और विश्वसनीय होना बहुत जरूरी है। हम्म। लेकिन पाकिस्तान में बातचीत समझ से परे हम्म। ट्रंप ऐसे निर्णय क्यों ले रहे हैं? लेकिन यहां पर यह भी हो सकता है हम्म। हम्म। कि हम्म। जो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ है, वो हम्म। अब ईरान को धोखा दे रहे हो। हम्म। और ईरान और पाकिस्तान की बहुत लंबी बॉर्डर मिली हुई है। हम्म। तो पूरी संभावना है कि पाकिस्तान जो है वो ट्रंप से मिलकर आने वाले समय में ईरान को धोखा देगा, और और ईरान को इस बात को जी समझना होगा। जी जी। नैना जी। और मुझे लग रहा है ब्रह्मदीप जी, शायद ये बात तो अमेरिका और जिस तरह से पाकिस्तान की जुगलबंदी रहती है, ईरान इससे ऐसा नहीं है कि अनजान बना हुआ है। राजन जी, खासतौर से पाकिस्तान की कथनी करनी, उसकी नीयत से पूरी दुनिया वाकिफ है। तो क्या ईरान इतना ज्यादा भोला भाला है कि उसे नहीं पता कि पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर आखिर क्या खेल कर सकते हैं? लेकिन फिर भी बार बार इस्लामाबाद को ही चुना जाना, पाकिस्तान को ही चुना जाना, ये क्या, आपको इसमें क्या मजबूरी या फिर क्या इतना दबाव नजर आ रहा है सर? नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। हम्म। ये सारा प्लान का हिस्सा होता है। हम्म। एक किताब है साइकोलॉजी ऑफ इनकॉम्पिटेंस, साइकोलॉजी ऑफ मिलिट्री इनकॉम्पिटेंस है, हम्म। 70s में आई थी। हम्म। बोर वॉर और क्रीमियन वॉर वगैरह उसके बारे में है, पर उसमें का जो क्रक्स है वो हम्म। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। क्रक्स क्या है हम्म। कि हर प्लान, हम्म। मिलिट्री हो और खासकर पॉलिटिकल प्लान, हम्म। उसका सबसे जरूरी हिस्सा होता है कि हम्म। अगर जब ये प्लान फेल होगा हम्म। तो उसका ठीकरा किसके सिर पे फोड़ा जाएगा। हम्म। यही कहानी पीट हेगेत्से के साथ हो रही है। पहले हम्म। से ही प्लान होता है। हम्म। यही कहानी इन वार्ताओं के साथ तो हो रही है, जो पता है कि ये फेल होनी है, पर हाँ। फेल होने जब जिस चीज का पता होता है तो कोई ऐसा ही चुना जाता है जो हम्म। आराम से जिसके सिर पे और ठीकरा। राजन सर, ये तो वही बात हुई कुछ समय पहले जब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा जा रहा था, या फिर एक बैठक थी जब जिसमें सब मौजूद थे, उन्होंने सीधे सीधे सबसे पहले पीट हेगसेथ की तरफ इशारा करके बोला, यही है वो जिसने मुझे जंग में उतारने के लिए मजबूर किया। मैं वही आपको समझा रहा हूँ साइकोलॉजी। देखिए, इस हम्म। लेवल पे जो गेम्स होते हैं ना, हम्म। उसमें अगर ट्रंप आपको पागल लगता है ना कि वो इधर बोल दिया उधर बोल दिया, बहुत बार होता है कि ये अनप्रडिक्टेबली बनाई जाती है। हम्म। आपके पास ट्रेन साइकोलॉजिस्ट दे टेल यू कि आपने ये इमेज बनानी है, हम्म। ये इमेज इस वक्त देश के लिए अच्छी है कि हम्म। अपन अनप्रिडिक्टेबल बनो। उसके लिए ये स्टेटमेंट को भी आज इधर का उधर, आज उधर, सो दैट असली क्या है भले ये मतलब सारा कुछ उस लेवल पे अकेला नहीं होता कि बंदा की जब आया जो ट्विटर पे लिख दिया जब आया। हर के चीज के पीछे एक प्लान होता है। हम्म। अगर रिपोर्ट्स आ रही हैं हम्म। कि चाइना ने पाकिस्तान के थ्रू ईरान को मिसाइल सप्लाई करी हैं, आपका मतलब मोसाद और सीआईए को नहीं पता होगा, फिर भी ईरान खेल रहा है जानते हुए ये हो रहा है। तो मैं शुरू से ही इस खेल में हूं कि मतलब ये बताने लोगों की कोशिश कर रहा हूं कि ये युद्ध जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। ये युद्ध पूरे इलाके की, मिडिल ईस्ट और इवन साउथ एशिया की ज्योग्राफी बदली करने के लिए है। सी लोग कह रहे हैं कि भी रजीम चेंज, 4 बम मार दिए, रजीम चेंज भी होगा, पर रजीम चेंज रातों रात, 2-3 किस्म के रजीम चेंज होते हैं। एक होता है रातों रात बदली हो गया, उठा के घसीटा, जैसे इराक में, लीबिया में कि वो सड़कों पे घसीटा मार दिया और रजीम चेंज हो गया। दूसरा है एक स्लाइटली स्लो रजीम चेंज, कि रजीम इतना कमजोर हो गया कि अभी वो कुछ देर में फिर खुद ही गिर जाएगा। उसमें क्या है कि भाई मतलब ईरान जैसे प्राउड नेशन को एक वॉकआउट मिलता है कि भी हम हारे नहीं हैं, हमने जो किया इंटरनली किया, बाहर कोई आके हमारे साथ कुछ नहीं कर पाया। तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, दे आर बीइंग प्लेड एंड पाकिस्तान इज आल्सो बीइंग प्लेड, इट इज बीइंग प्लेड। ये सिर्फ उनको पता लगेगा जब ईरान और अमेरिका के बीच में जब कुछ ना कुछ मतलब जंग रुक जाएगी और
किसी और तरफ बढ़ पड़ेंगे, जी। तब अगली कार्रवाई क्या होगी, मतलब तब आपको पता लगेगा कि पूरी कहानी थी। देखो, एंड ऑफ द डे जी, दुनिया जी। सिर्फ युद्ध नहीं देख रही है, युद्ध देख रही है कि आगे से ऐसा हरमुज जैसा कहीं और ना हो जाए। उसी हरमुज को तो फिर भी नियरेस्ट उस पे 21 माइल है। मलक्का स्टेट को देखो, 2 नॉटिकल माइल है सिर्फ चौड़ा। देन स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, टर्की के पास है स्ट्रेट। मैं कितने स्टेट दिला सकता हूँ। ये एक बैड प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा दुनिया में। तो ऐसा नहीं करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबकी एनर्जी सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी, खाली अमेरिका की नहीं, रशिया की, चाइना की, भारत की, मिडिल ईस्ट की, यूरोप की। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है ऑयल पाइपलाइंस और सेफ रूट्स, दिस थिंग। अब उसको करने के लिए जी 2 मिनट सुन लीजिए। जी, बोलिए बोलिए उसको सर। करने के लिए अगर ज्योग्राफी बदली करनी पड़ती है तो वो करी जाएगी। ज्योग्राफी भी टेरिटोरियल कंट्रीज की बाउंड्रीज बदली करने की जरूरत है, वो करी जाएंगी। पर आप देखिए लेकिन सर ये तो बड़ा घातक है ना, ये तो बड़ा घातक है। वही बात है कि कंट्रोल और मॉनिटर कौन करेगा। ये तो वही बात है कि अगर सुपर पावर समझ लिया तो जो जी चाहे, जिस देश पर कब्जा चाहे, जिस देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ना चाहे, रिजीम को बदलना चाहे, उसके खनिजों को कंट्रोल करना चाहे, अमेरिका तो करता रहेगा ऐसे। देखिए, आप देखिए, खनिज हमेशा लड़ाई 3 चीजों पे होनी है दुनिया में, एनर्जी, मिनरल्स, स्पेशली रेयर अर्थ मिनरल्स, और पानी पे। ठीक है ना? जितनी भी लड़ाइयां, चाहे यूक्रेन हो जाए, इधर हो जाए, वेनेजुएला हो जाए, कहीं भी हो जाए, इन 3 में से एक वजह होगी कि जिनके ऊपर लड़ाई हमेशा होती रहेगी और वजह नहीं होती है। जब इस टाइप की लड़ाई होती है तो जनरली कहते हैं ना कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को इनबिल्ट नहीं था। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हमेशा कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इनबिल्ट होता है। ठीकरा ठोकना जो मैंने बताया आपको, वो सिर्फ एक तरीका है कि भी किसके सिर पे टीका ठोकना है। उसके सिवाय भी कि आपने दुनिया को कहां ले जाना है, किस तरफ ले जाना है, मैं उसका इशारा कर रहा था आपको। जब ये पाइपलाइंस बनेंगी और कहां ईरान को रशिया पिछले 30 साल से सिक्योर एनर्जी के लिए ढूंढ रहा है कि एक्सपोर्ट करने के लिए। इट वांट्स पाइपलाइन थ्रू इंडिया। उसको सेफ पैसेज ही नहीं मिल रहा क्योंकि वहां पर भी पाबंदियां हैं। मैं दोबारा लौटूं, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं। इस पूरे तनाव के बीच में जब धमकियों का दौर जारी है तो ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान का एक बड़ा बयान आया है। वो कह रहे हैं दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं झुका सकती, कोई भी ताकत ईरान को घुटनों पर नहीं ला सकती। ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन ईरान दबाव मंजूर बिल्कुल नहीं करेगा। ईरान का यूएस इजराइल पर दोहरे मापदंड का भी आरोप एक बार फिर से है। ये बात उनकी तरफ से फिर से दोहराई गई, लेकिन ये समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रह्मदीप अलूनी जी, ये बात मुझे जरा समझाइएगा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मैं खोल रहा हूं, मैंने चाइना को पत्र लिखा, चाइना सबसे ज्यादा खुश है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोले जाने से। इसमें कोई शक नहीं कि चाइना का तो पर्सनल इंटरेस्ट रहा है, लेकिन चाइना के तो पहले से ही जहाज विजिट कर रहे थे ना, वहां से निकल भी रहे थे। तो ये क्या मैसेज देने की कोशिश है? और दूसरी तरफ ये डोनाल्ड ट्रंप बखूबी जानते हैं कि चाइना का बड़ा सपोर्ट है ईरान को। ईरान का ये जो कॉन्फिडेंस है ये पूरे बयान का, ये इसी को एक तरह से दर्शाता है क्या? नैना जी, देखिए 2-3 बातें समझने की जरूरत है जी। सबसे पहली बात तो ईरान का इतना आत्मविश्वास जितना वो दिखा रहा है उतना ताकतवर वो है नहीं, क्योंकि युद्ध के पहले दिन यदि आपके धार्मिक गुरु को, धर्म गुरु को आपने बचा नहीं सके आप, तो फिर आपकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है, ऐसा भी लगता है कि जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड है उन्होंने मिलकर धर्म गुरु को शहीद करवा डाला है, धर्म गुरु को मरवा डाला, और इसमें कोई संदेह भी नजर नहीं आ रहा। फिर कितने सारे सैन्य कमांडर मारे गए। ईरान का जो आसमान है वो पूरी तरीके से खुला है। एयर स्पेस में इजराइल के जो विमान है वो घुसते, अमेरिका के घुसते, कई सार्वजनिक स्थानों को नुकसान पहुंचाया। तो कुल मिलाकर ईरान का अच्छा खासा तेल संसाधन, बिजली संसाधन, बड़े बड़े संयंत्र और लोग और सैन्य कमांडर बहुत सारे मारे गए। तो ईरान का ये कहना कि हम बिल्कुल दबाव में नहीं, दबाव में यदि आप नहीं होते तो आप फिर इस्लामाबाद की बैठक में नहीं बैठते, और यदि आप दबाव में नहीं होते तो आप फिर जो बातचीत है इसके लिए आसानी से तैयार नहीं होते। तो पेजेश्कियान की इस बात में कोई दम नहीं है। लेकिन दूसरी बात, जहां तक सवाल नैना जी इस बात का है कि ट्रंप के बयान क्या कहते हैं, तो देखिए अमेरिकन राष्ट्रपति का यदि आप इतिहास उठाकर देखें तो बहुत जबरदस्त लोग हुए जिन्होंने नियंत्रण और संतुलन की नीति पर चलते हुए दुनिया में राज किया है। लेकिन जो ट्रंप है उन्होंने अमेरिका की रणनीतिक प्रतिबद्धताओं को हटाकर आर्थिक प्रतिबद्धताओं को आगे करने की कोशिश की।
जैसे युद्ध के बीच ट्रंप का यह बयान आता है कि मेरी जो नजर है वो ईरान के तेल पर है, तो यह वो दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। अब जहां तक हार्मुज का सवाल है, तो देखिए एक बात तो मानना पड़ेगा कि जब आप ईरान के प्रॉक्सी समूह हुती से निपट नहीं सकते, हुती जो है वो बहुत सारे जहाजों को निशाना बनाता है, तो यहाँ तो एक राष्ट्र का सवाल है, और ईरान की जो बॉर्डर है वो जो है वो हार्मुज से लगती है। तो आप हार्मुज में ईरान का सामना नहीं कर सकते जब तक कि ईरान में रिजिम बदल नहीं जाती। तो ट्रंप ये कहते हैं कि चीन को के जहां जब निकलने दे रहे हैं, देखिए चीन जो है वो ईरान से 80% ऑयल को खरीदता है। चीन की इकोनॉमी के लिए ईरान बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान में चीन ने अरबों डॉलर लगाया है, जो कि मध्य पूर्व में सबसे ज्यादा है, और चीन और ईरान के संबंध किसी से छुपे नहीं है। तो ईरान जो है वो चीन के जहाजों को निकलने दे रहा है, और यूएस में इतना दम नहीं है कि वो चीन के जहाजों को रोक ले। तो ट्रंप की जो तुनक मिजाजी है, या यूं कहें कि ट्रंप की जो डबल स्टैंडर्ड की भाषा है, उससे अमेरिका का दुनिया में विश्वास बहुत कम हो रहा है। और यदि अमेरिका का विश्वास कम होता है तो निश्चित तौर पर दुनिया में आने वाले समय में जो वैश्विक ताकतें हैं उनका जो संतुलन है वो भी बिगड़ जाएगा। और यदि अमेरिका जो है वो मध्य पूर्व में कमजोर होता है तो उसके दूरगामी परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। आप समझिए कि सऊदी अरब से चीन के रणनीतिक रिश्ते, यूएई से चीन के रणनीतिक रिश्ते, ईरान से चीन के रणनीतिक रिश्ते, फिर जो चीन वन बेल्ट वन परियोजना है वो यूरोप तक जा रही है। तो अमेरिका और ट्रंप, खासकर ट्रंप ऐसी गलती कभी नहीं कर सकते कि जहां से अरबों डॉलर उनको मिलता है, उस अरबों डॉलर की अर्थव्यवस्थाओं को, अरबों डॉलर के साझेदार है उनको हटाकर और तस्तरी में सजाकर चीन को वो दे दे। तो और सर लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद भले वो ना देना चाहें, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई कि चीन के सामने एक बड़ा अच्छा ऑप्शन हो गया, ना सिर्फ चीन बल्कि रशिया के सामने भी, क्योंकि कई ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही थी रशिया पर जो तमाम बड़ी पाबंदियां अमेरिका की तरफ से लगाई गई, लेकिन ये ईरान और अमेरिका और इजराइल के कियोस्क के बीच में अपनी दोगुनी कमाई कर ली है रशिया ने, तेल बेचकर उन तमाम प्रतिबंधों को पार करते हुए। यही तो मौके का फायदा उठा लिया गया। मैं चर्चा को कंटिन्यू रखूं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर भी दर्शकों को बता देती हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका ने नाकेबंदी की, लेकिन बड़ी खबर यह है कि इस नाकेबंदी के बीच में कई जहाज पार कर रहे हैं। माल्टा के जहाज ने भी अब हॉर्मुज को पार कर लिया है। नाकेबंदी के बीच में माल्टा के जहाज ने हॉर्मुज पार किया। खबर है वीएलसीसी एजियोस फ्यूनेरियस ने दरअसल हॉर्मुज पार कर लिया है। नाकेबंदी के बाद में हॉर्मुज पार करने वाला पहला जहाज बताया जा रहा है। 2 दिन के बाद में वीएलसीसी एजियोस को दरअसल क्लियरेंस मिली थी, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब ये जो आप मैप भी देख रहे हैं, दरअसल यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वो पैसेज है जिसे एक तरह से सेफ पैसेज क्रिएट करने की बात कही गई थी, क्योंकि जिस हिस्से में बताया जा रहा है माइंस बिछी हुई हैं जिसका डर है, अब वो अपने आप में बड़ा घातक था, लेकिन खासतौर से ईरान की तरफ से ही सेफ पैसेज क्रिएट किया गया। लेकिन दूसरे छोर पर अमेरिका की तरफ से नाकेबंदी की गई थी, बड़े युद्धपोत तैनात किए गए थे, ऐसा दावा किया जा रहा था। लेकिन अब ये बताया जा रहा है नाकेबंदी के बीच में कई जहाज पार कर रहे हैं, माल्टा का भी जहाज पार कर चुका है। लेकिन राजन सर, इस बात को बताइए, बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ऐसे दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने नाकेबंदी की। अरे भाई, जब नाकेबंदी थी तो उसके बावजूद अमेरिका की नाकेबंदी के बाद चाइना के जहाज पार कर लेते हैं, माल्टा के जहाज पार कर लेते हैं। ये नाकेबंदी सफल रही या सांकेतिक तौर पर रही, या सिर्फ परसेप्शन, एक माहौल बनाने के लिए की गई? असल में अमेरिका की नाकेबंदी फेल रही है क्या? देखिए, पहले 2 चीजें, अमेरिका ने जब नाकेबंदी करी है उसका एम उन्होंने क्लियर बताया है कि ईरानियन पोर्ट से एग्जिट या एंट्री। उन्होंने कभी नहीं बोला किसी जहाज को हॉर्मुज से नहीं निकलने देंगे। ईरानियन पोर्ट से बेसिकली ब्लॉकेड ईरान का है, इट इज नॉट पूरी मिडिल ईस्ट का ब्लॉकेड है। ईरानियन पोर्ट्स जो है, बंदर अब्बास हो गया, दूसरे पोर्ट्स है, यहाँ खर्ग आइलैंड पे जो पोर्ट है, किसी भी ईरानियन पोर्ट से जो जहाज जा रहा है या आ रहा है उसको हम रोकेंगे। तो ऑब्वियसली जहाज लेकिन सर, ऐसे तो फिर ईरान के साथ में जो बिजनेस है वो तो पहले से ही इफेक्ट कर रहा था। दरअसल ईरान तो शायद ये बंद ही इसीलिए करना चाहता था कि पूरी दुनिया को पता चले, वो प्रभावित करना चाहता था, अगर मैं गलत हूं तो। देखिए, नहीं, देखिए, जो ईरान करना चाहता है और जो अमेरिका ने कर रहा है, 2 अलग चीजें हैं। ईरान का ये था कि हमारा नहीं तो किसी का भी नहीं, हमारे बगल में है तो हम पैसे लेंगे तब छोड़ेंगे, वो करके। जो इन्होंने ब्लॉकेड किया है, जिसको ब्लॉकेड बोल रहे हैं, वो ब्लॉकेड
खाली ईरानियन पोर्ट्स का है, डिक्लेयर्ड है कि भी ईरानियन पोर्ट पे जो शिप जा रहे हैं, कभी नहीं बोला कि पूरे मिडिल ईस्ट को ब्लॉकेड है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।